जीएसटी के तो रेट बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है? कौन सी गाड़ी लें? 7 से 10 लाख के बजट में, 10 से 15। कन्फ्यूजन तो होगी ही, क्योंकि हर प्राइस रेंज में कई सारी गाड़ियां हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका ये प्रॉब्लम बहुत सारी मैं सॉल्व करने वाला हूं कि आपको गाड़ी किस हिसाब से लेनी चाहिए, ताकि आपके पास जो गाड़ी पहुंचे वो बहुत ही अच्छी गाड़ी पहुंचे और आपकी जो लाइफ है उस गाड़ी की वो सही रहे, मेंटेनेंस आपको कम देना पड़े और उस गाड़ी की बाकी चीज़ें भी आपके लिए ओवरऑल ठीक रहें। तो गाड़ी खरीदने से पहले किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी टॉप मॉडल महिंद्रा की XUV 700 है, ये भी टॉप मॉडल क्रिस्टा है, वो भी टॉप मॉडल होंडा अमेज है। तीनों ही गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं। सबसे पहले आज कुछ बेसिक से बात करते हैं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी ये टॉर्क कन्वर्टर है, ये भी टॉर्क कन्वर्टर है, वो CVT है। जो प्रॉपर ऑटोमेटिक होता है वो यही दो होते हैं। बाकी के जो दो होते हैं वो होते हैं क्लच वाले ऑटोमेटिक। एक होता है ड्यूल क्लच, एक होता है AMT। AMT ज़्यादातर आता है मारुति की गाड़ियों में, वो AMT ही बनाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंट है और उसको मेंटेन करना भी थोड़ा सस्ता पड़ता है इनके मुकाबले। लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं है बाकी चीज़ों के मुकाबले। वो छोटी गाड़ियों के लिए वो ठीक है। जो सेकंड नंबर आता है वो आता है ड्यूअल क्लच का, मतलब जहाँ पे दो क्लच काम करती हैं, क्लच A क्लच B। और ये वाले जो ट्रांसमिशन होते हैं ना, ये थोड़ी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो आप कंपनीज का माइंडसेट समझो। महिंद्रा अपनी सारी गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर देता है। होंडा ज्यादातर अपनी गाड़ियों में, ज्यादातर क्या इंडिया में तो जो भी गाड़ी बेचता है वो CVT गियरबॉक्स के साथ ही बेचता है। बाकी जो कंपनियां हैं जैसे कि मारुति हो गई और हमारी टोयोटा हो गई, वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बेचते हैं कि मारुति में आपको टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाएगा और आपको AMT भी मिल जाएगा, टोयोटा में आपको ड्यूअल क्लच भी मिल जाएगा, टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाएगा और CVT भी मिल जाएगा। तो अब आप चीज़ें समझो। सबसे पहले फ़िल्टर डाउन करो आप गाड़ी। तो मुझे पता है कि आपको पसंद आ रही है कोई सी कार A, मान के चलो आपको अमेज पसंद आई या आपको एक्स्टर पसंद आई या आपको टाटा पंच पसंद आई। आपको जब गाड़ी पसंद आई उसके बाद आप उसमें अपनी ज़रूरतें ढूंढने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आप एक गलत गाड़ी चुन लोगे और बाद में वो गाड़ी आपको कुछ दिन बाद बेचनी भी पड़ेगी। तो यही चीज़ इस वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले पॉइंट है, गाड़ी चलनी कितनी है, उससे डिसाइड होगा कि आपको गाड़ी लेनी कौन सी है। ठीक है, अगर आपकी रनिंग 500 किलोमीटर पर महीना, मतलब साल की आप एवरेज 5 से 7,000, 8,000, 9,000 किलोमीटर तक एक साल के अंदर गाड़ी चलाएंगे ना, तो आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं जो आपको जो पसंद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि कोई भी गाड़ी आप लोगे, किसी भी कंपनी की गाड़ी आप लोगे, 50, 60, 70 हज़ार तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जहाँ पर मेजर उसके कोई पार्ट रिप्लेस होने हो। तो ये बात आपने समझी। 5,000 का मतलब हो गया 10 साल 50,000 किलोमीटर के लिए। आपको पता है कि आपको गाड़ी सिर्फ इतनी ही चलानी है, तो आप कोई सी गाड़ी जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस कैटेगरी के अंदर फिर आपको ना पेट्रोल, डीजल, CNG, EV, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे सस्ती गाड़ी आएगी पेट्रोल की, चुपचाप जाके ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप एवरेज तो ये मान के चलना, मैं आज की डेट में आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, 10 से ऊपर का एवरेज किसी भी गाड़ी में मत मान के चलना। जो गाड़ी आपको 10 से ज़्यादा का एवरेज दे रही है वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, लेकिन आपको जो अपना एवरेज मान के चलना अपनी गाड़ी का, वो 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ही मान के चल। क्योंकि जब आप गाड़ी लोगे ना, तो गाड़ी लेने के बाद आप उसे भगाओगे भी, आप थोड़े अच्छे तरीके से उसको, मतलब उसको एंजॉय भी करोगे। जब आप गाड़ी एंजॉय करोगे तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, कोई सी भी गाड़ी हो वो नहीं देगी एवरेज। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि आपको 10 का ही एवरेज मिलना है, पेट्रोल पर ही आपको गाड़ी लेनी है। अगर आप 500-600 किलोमीटर पर मंथ की चलाते हो, यहाँ से लिमिट स्टार्ट होती है, तो आपके लिए सारी वैरायटी ओपन से, आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कैसी भी गाड़ी ले लो। अब अगर आप शहर में रहते हो, तब मैं आपसे पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी लें उसी प्राइस रेंज में। और आप कोई भी गाड़ी, मैं बेस मॉडल को तो कभी भी सजेस्ट करता ही नहीं हूं, जो लोग पर्सनल अपने घर के लिए गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दो। आपके पास 10 लाख का बजट है, उसी 10 लाख के बजट में किसी एक कंपनी की आपको बेस मॉडल आ रही होगी जहां से वो 10 लाख का बजट स्टार्ट हो रहा है, और किसी एक कंपनी की वहां पे एक टॉप मॉडल आ रही होगी। क्या चुनना चाहिए? आप कहोगे यार मैं तो अगला जो मॉडल है वो तो बड़ी गाड़ी है, उसका बेस ले लेता हूं, लेकिन आप उसमें नुकसान में रहोगे। आप बेस लेते ही आपको उसके अंदर कुछ मिलेगा तो है नहीं। आप जाके उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाओगे, टायर बाहर से चेंज करवाओगे, बाकी उसके अंदर 10 काम करवाओगे। उसकी वजह से होगा क्या? आपकी गाड़ी की होगी वारंटी वॉइड। ये आप समझ लो, गाड़ी की वारंटी रहना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही गाड़ी को संभाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से कोई भी दिक्कत आएगी, सबसे पहले कंपनियां जितने भी आप चेंजेस करवाते हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी वारंटी वॉइड करती है। इंजन की और क्लच की नहीं करती है वो, क्योंकि उसमें तो इतनी जल्दी नहीं आनी है, लेकिन बाकी चीज़ों को वो अपना मत्था दूर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इंश्योरेंस क्लेम में। इंश्योरेंस क्लेम में कंपनियों बहाना ढूंढ रही हैं कि कैसे वो आपकी
आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकें। और ऐसा बहुत हो रहा है। कुछ लोग तो कम्युनिटी आईडीजी ऐप, आप सभी को मैं बता दूं, एक आईडीजी ऐप है जो हमने बनाई है, कम्युनिटी है वो एक, जहां पे आप अपनी गाड़ियां मैनेज कर सकते हैं और आपको गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। वहाँ पे रोज़ की कई सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती भी रहती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदे ने अभी कुछ दिन पहले ही उसमें मुझे बताया कि कैसे उसने नई जो स्कॉर्पियो ली थी उसमें उसके बच्चे ने आफ्टर मार्केट जाके हेडलाइट चेंज करवा दी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मेजर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, गाड़ी टोटल लॉस में है, सारे पैसे नुकसान हो गया है। तो आप क्या चाहोगे, बेस मॉडल लेके बाहर से चीज़ें करवा के सारे पैसे अपने बेकार करना, या उसी प्राइस रेंज में आप देखो टॉप मॉडल कौन सा आ रहा है, या टॉप से जस्ट एक नीचे जहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएं, आपको ना कुछ भी बाहर से ज़रूरत ही ना पड़े लगवाने की, क्योंकि अब आपको गाड़ी ज़्यादातर घर पे रखनी है, महीने के 1500 किलोमीटर चलानी है और आपको टेंशन फ्री रहना है बिल्कुल। ये चीज़ आपने समझी। उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर, क्या आपको ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी पर्सनल सजेशन है कि अगर आप आज की डेट में गाड़ी ले रहे हैं और आप शहरों में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, कहीं भी टियर 1 सिटी में रह रहे हैं अगर आप, तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ ही जाएं, ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेना, मैनुअल गाड़ी से बचना। क्यों? देखो, एक तो आने वाला टाइम अब ऑटोमेटिक का ही है। आप जितनी भी ईवीज़ देख रहे हो सब ऑटोमेटिक ही होती हैं, वो गियर वाली नहीं होती हैं। पिछले कई सालों के मुकाबले अब का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ियों की सेल्स बढ़ चुकी है, बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ऑटोमेटिक एक अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, वो आप उसका यूज़ करो, वो आपके फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। ऑटोमेटिक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको शहरों के लिए लेते हैं तो आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। ऑटोमेटिक है वो है AMT, जो कि मारुति ऑफर करता है। तो अगर आप ऑल्टो AMT भी ले लेंगे ना तो भी आपके लिए वो बेस्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप उसको सिटी में गाड़ी चलाओगे। आपका जो प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज में आपको कौन सी गाड़ी आ रही है, ऑटोमेटिक में कौन सी आ रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक ज़्यादातर टॉप की तरफ ही रहती है, तो आप बेस से तो वैसे ही हट जाओगे, आपके सारे फीचर वो फुलफिल कर देगी। दूसरी चीज़, आपको गाड़ी के साथ लेनी है वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेनी है। आपकी गाड़ी की 6 साल, 7 साल, 8 साल तो वारंटी होनी ही चाहिए। जैसे कि होंडा वाले देते हैं वारंटी 10 साल तक की, वो देते हैं एक्सटेंडेड वारंटी 10 ईयर। होंडा अपनी गाड़ियों में ज़्यादातर CVT गियरबॉक्स देता है। तो CVT जो गियरबॉक्स है वो होंडा ने हमेशा से ही शहरों की तरफ काम किया है। उन्होंने अपनी गाड़ियां बनाई हैं शहरों के लिए, और शहरों के लिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं, और वो उन्होंने की गाड़ी एकदम परफेक्ट भी है। जैसे कि होंडा सिटी बहुत ही रिलायबल कार है, बहुत ही बेस्ट कार है सिटी पर्पज़ के लिए, और मेरी फेवरेट कार है। उसके अंदर कौन सा ट्रांसमिशन आता है? CVT गियरबॉक्स, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं AMT की। AMT किसके लिए ठीक है? तो जितने भी लोग 10 लाख से कम में गाड़ियाँ देख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोग इसी रेंज में गाड़ियां देखते हैं, उन लोगों को अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी है जो होंडा अमेज का जो नया वाला वर्जन आया है, वो CVT गियरबॉक्स में GST के बाद प्राइस कट के बाद वो 10 लाख के आसपास में चल रहा है। उसका बेस जो वेरिएंट है वो कंसीडर आप कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर ऑटोमेटिक चाह रहे हैं तो। अब इनके जो रिप्लेसमेंट और रिपेयर कॉस्ट है वो भी जान लो आप। AMT की जो खास बात है कि भाई देखो, ख़राब इसमें जो होंगे ना, वो ख़राब का लेवल थोड़ा आगे आगे है कि आप किसको कितना अब्यूज़ कर रहे हो। AMT की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और टॉर्क कन्वर्टर की लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है। कई बार तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, कई बार आपके चलाने के पैटर्न की वजह से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इतनी ख़राब ड्राइविंग करते हैं, उसी के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ढूंढना पड़ेगा। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख आपको मिलेगा AMT मारुति का, लेकिन आपको चलना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके का आपका गियरबॉक्स है, ताकि आपका वो ख़राब ना हो। ख़राब हुआ तो मारुति का जो गियरबॉक्स है AMT कम से कम 70-80 हज़ार रुपये आपके लेके जाएगा। वो कब लेके जाएगा? कम से कम 7-8 साल में, या फिर 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। मतलब इतना मान सकते हैं हम कि इतने तक अगर आपने बहुत अच्छे से समझदारी से चीज़ें चलाई हैं तो एक तो आपकी गाड़ी को अब 10, 11, 12 साल हो चुके हैं, और अब आप आराम से इतना पैसा उसमें लगा भी सकते हैं या गाड़ी को बेच सकते हैं। CVT गियरबॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर ये ख़राब नहीं होते हैं जनरली, इनकी लाइफ है, पूरी लाइफ है, ये ख़राब नहीं होते कभी भी। तो अगर आपने CVT गियरबॉक्स ले लिया तो ये मान के चलो आपने लाइफ टाइम छुट्टी हो गई। चलाना लेकिन CVT को प्यार से ही है। टॉर्क कन्वर्टर ले लिया तो छुट्टी हो गई, उसको तो आप चलाओ कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन एवरेज नहीं देगा टॉर्क कन्वर्टर, CVT आपको एवरेज देगा। अब जो मेरी गाड़ी है, मैंने अपना प्रेफरेंस कैसे चुना था? तो मैं जब मार्केट में गाड़ी लेने गया था ना, तो मैं होंडा अमेज लेने नहीं गया था। मैं क्या लेने गया था? एक ऑटोमेटिक गाड़ी जिसका एवरेज सबसे अच्छा हो, और अगर हो सके तो वो मुझे CNG में मिल जाए। तो अब ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं? मारुति के पास जो गाड़ियाँ हैं वो ऑटोमेटिक है, पेट्रोल में है, उसके अंदर CNG नहीं आती है, और अगर आप CNG बाहर से लगवाएंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, मुझे वो नहीं चाहिए। टाटा की गाड़ी एक आई थी उस टाइम पे, एक है अभी ऑटोमेटिक है, AMT है, वो CNG के अंदर है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे AMT नहीं चाहिए और मुझे टाटा में CNG नहीं चाहिए।
तो ऑप्शन क्या बचा? तो ऑप्शन फिर हमने देखा मार्केट में और कौन है, बाकी सब कंपनियों के साथ सेम है कि अगर आपने बाहर से लगवाई सीएनजी तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो बचता है फिर, और जो गाड़ी उसके साथ अच्छी जाएगी वो बचती है होंडा। होंडा के पास क्या था? सीवीटी में होंडा वाले खुद ही बाहर से लगवा के दे रहे थे, वारंटी वॉइड नहीं हो रही थी, वारंटी भी मुझे मिल रही थी। और मेरा जो प्राइस रेंज था 10 लाख का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें टॉप मॉडल ही लें, और मैंने टॉप मॉडल के अंदर ही सीवीटी सीएनजी फिट करवाई, एक्सटेंडेड वारंटी ली 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, और ट्रांसमिशन की भी मेरी वारंटी है, मेरे गियरबॉक्स की वारंटी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी है, सारी चीज़ मुझे वारंटी मिल गई। मेरी महीने की 2000 किलोमीटर रनिंग है गाड़ी की, जो कि आपकी एवरेज से कहीं ज़्यादा है, तो मैं लॉन्ग रन के अंदर फ्यूल पे पैसे बचाऊंगा, इसीलिए मैंने सीएनजी ली। अगर मेरे को 500 किलोमीटर के आसपास ही चलना होता तो मैं पेट्रोल ले लेता। 1500-2000 किलोमीटर के ऊपर जिसको चलना है उसके लिए या तो डीजल है या फिर सीएनजी है, 2 ही ऑप्शन है। इस तरह से आपको चुनना है। तो जब आप मोटा मोटा समझो, अगर आप 7-8 लाख में गाड़ी ले रहे हो, 10 लाख में 20 लाख में गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी आपको बहुत कम चलानी है, कोई सी गाड़ी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 साल तक आपको गाड़ी रखनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 साल के बाद ही आप बेचोगे गाड़ी को। तो वैसे भी आपको कोई भी गाड़ी होगी उसकी 30% 40% वैल्यू, 30% ही वैल्यू मिलेगी आपको 10 साल के बाद। ये मान के चलना आप कि आप उसकी 70% वैल्यू लॉस कर दोगे। उसके अलावा अगर आपको गाड़ी जब ज़्यादा चलानी है तब आपको गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट देखनी है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो 10-15 लाख का जो कस्टमर है ना, वो आप मानो मत मानो वो एक बजट कस्टमर है, और वो अपनी गाड़ी पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है। जब वो बार बार रिपेयर नहीं करवा सकता है उसको, ठीक, उसको चलाने में मज़ा आएगा एक बार, लेकिन वो बार बार उसके लिए सर्विस सेंटर खड़ी नहीं करेगा गाड़ी। तो आपको ऐसी गाड़ियाँ ढूंढनी है जो लॉन्ग रन में आपके लिए रिलायबल हो। वो कैसे पता चलेंगी? जो गाड़ी टैक्सी में सक्सेसफुल है वो गाड़ी हर जगह सक्सेसफुल है। तो मारुति की गाड़ियाँ टैक्सी में सक्सेसफुल हैं, और आपकी टोयोटा की गाड़ियाँ टैक्सी में सक्सेसफुल हैं। तो आप वही मॉडल अपने लिए चुन सकते हैं। आपको बिल्कुल आंख बंद करके लो वो मॉडल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट में उसके मैकेनिक भी मिल जाएंगे, उसके पार्ट्स भी मिल जाएंगे, और एवरेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी भी प्रॉब्लम ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो आपको ये 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप गाड़ी कम चलाओगे या गाड़ी ज़्यादा चलाओगे। गाड़ी कम चलाऊँगा, अगर मानो मेरे को इसी प्राइस रेंज में अगर मैं कोई और गाड़ी लूँ, 10 लाख में आज की डेट में ब्रेज़ा भी आ जाएगी, वो पर्सनली मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सीएनजी लगा के चलाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी 1500 सीसी की है, और फिर सिटी पर्पस के लिए मुझे छोटी गाड़ी चाहिए, पार्किंग में दिक्कत ना हो। अब आप कहेंगे लगभग साइज़ वाइज तो सब कुछ सेम ही है, लेकिन जो सिडान का कंफर्ट है, जो पर्सनली मुझे पसंद है, वो कोई गाड़ी मैच नहीं कर सकती है। मुझे पर्सनली सिडान पसंद है, तो मैंने इसलिए ये छोटी सिडान ली है। ये इसमें कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो आप ही को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से गाड़ी लेनी है, नहीं तो आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे और सारी चीज़ें सिस्टम बेकार हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी गाड़ी लेने में कोई भी कन्फ्यूजन है, जो भी गाड़ी आप ले रहे हो, एक बार IDG की ऐप को डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, सर्च कर लो उस गाड़ी को सबसे पहले तो, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या लोग बता रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद अपना सवाल पोस्ट करो, जिन लोगों के पास वो गाड़ियाँ हैं वो लोग आपको उसका जवाब देंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस तरह से आप IDG कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। गाड़ी नई लेने के बाद आप उसमें उसको ऐड करो, अपना खर्चा जो भी कर रहे हो, ताकि आपको मंथली समरी मिलती रहे, कितना एवरेज दे रही है ये पता रहे, क्या खर्चा हो रहा है, एवरेज सर्विस कब ड्यू है, इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है, पोल्यूशन कब खत्म हो रहा है, ये सब आपको पता चलता रहेगा। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए